नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में लिए गए प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जो आपके चल रहा है उससे संबंधित उसके लिए संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किससे संबंधित है। तो ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये पिछले वर्षों दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसी वजह से इसे ध्यान में दीजिए। तो और देखिए ये प्रश्न दोबारा पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न, नारा से संबंधित प्रश्न जो बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो हम बताते हैं। तो देखिए प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आप सभी जानते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को दिया था। उसके बाद अब सुभाष चंद्र बोस ने और नारे को दिया था, कौन कौन, जय हिंद का नारा आपसे पूछ ले किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा आपसे पूछ ले किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद अब कुछ अगर आपसे पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया। अगर आपसे पूछे कि हे राम का नारा किसने दिया, हे राम का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। तो ये सभी नारे किसने दिए थे, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने, महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ये आप लोग जानते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग यहाँ से, और इसका साथ में हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये भी नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने। हे राम का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो ये भी नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो जो संविधान सभा का पहला बैठक है यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें खास बात क्या थी, इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था ये पूछा जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब, 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी वाले बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया जाता है। तीसरी वाली बैठक इसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक। इसमें खास बात क्या थी कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुई था। कब, 24 जनवरी 1950 को। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे। उसके बाद दूसरी बैठक जो थी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरा जो बैठक था, थर्ड वाला जो बैठक था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि पटकाई बम पहाड़ी किस पर्वत का एक हिस्सा है, और ये आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न। किसमें,
दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो पटकाई बम पहाड़ी किस पर्वत का एक हिस्सा है? तो ये तो हिस्सा है किसका? हिमालय का। हिमालय का ये हिस्सा है। और हिमालय से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हिमालय से कौन सी प्रश्न बन सकते, अगर आपसे पूछे कि धौलाधर पर्वत ये किसका, धौलाधर चोटी हिमालय के अंतर्गत ही है। और धौलाधर चोटी ये किस देश में है ये पूछा गया है। तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल कंट्री है, अपना पड़ोसी देश है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछे कि दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है ये कहाँ पे स्थित है? तो दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। आता तो है हिमालय के अंतर्गत, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा डिटेल में पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे कि ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। ये एक पर्यटन, दार्जिलिंग हिल स्टेशन एक पर्यटन स्थल है। आप यहाँ पे घूमने जा सकते हैं। ये पर्यटन स्थल है। जब आपकी शादी हो जाए तो अपने पत्नी के साथ आप यहाँ पे घूमने जा सकते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे ऊँची चोटी क्या है? तो हिमालय की जो ऊँची चोटी है उसका नाम आप लोग बताएंगे क्या है? तो हिमालय की जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट नाम है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर इसकी समथिंग ऊंचाई है। 8,850 भी मिल सकता है, लेकिन 8,848 ये है। और इसका ये स्थित कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पटकाई बम पहाड़ी किस पर्वत का एक हिस्सा है? तो ये हिमालय का एक हिस्सा है। उसके बाद धौलाधर चोटी कहाँ पे स्थित है? हिमालय की धौलाधर जो चोटी है ये नेपाल में स्थित है। हिमालय की जो धौलाधर चोटी नेपाल में। दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य हिमालय में स्थित है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है और ये एक पर्यटन स्थल है। ठीक, भारत का एक पर्यटन स्थल है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। विश्व की ये सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या फिर एशिया की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की, एशिया की या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका क्या हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। आप वहां पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और भी प्रश्नों और भी आपके एग्जामों की तैयारी करनी हो तो आप वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको वीडियो चाहिए। उस पर जरूर वीडियो इसी तरह से बनाया जाएगा और इसमें एक प्रश्न से संबंधित कई प्रश्न आपको बनाए जाएंगे। इस वीडियो में तो ऐसे 30 प्रश्न हैं, लेकिन 30 प्रश्न के बहाने आपको 300 प्रश्न कराना ये हमारे चैनल का काम है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर का कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की जो आत्मा है ये संवैधानिक उपचार को कहते हैं। किसे कहते हैं? संविधान की जो आत्मा है ये संवैधानिक उपचारों को कहते हैं। संवैधानिक उपचारों को कहते हैं संविधान की आत्मा। ठीक, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद नंबर 32 में है। 32 को किसने कहा संविधान की आत्मा? अगर आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसने कहा तो आप लोग बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को। किसे? भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक, तो अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी करता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, अगर मौलिक अधिकार का हनन होने पे 5 प्रकार का रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार का हनन होने पे क्या करता है? ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक, होने पर कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह आपसे पूछे कि संविधान का ऋण किसे कहते हैं? तो संविधान का अगर ऋण पूछे किसे कहते हैं तो आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद 19 को संविधान का ऋण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं। संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान
ध्यान रखेंगे, ये भी भाग 3 का हिस्सा है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या? संविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा। अगर आपसे पूछे इसको किसने कहा था संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहते हैं। अगर संविधान की मैग्ना कार्टा पूछ लेते हैं तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के, तो मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य में बताया गया है, यहाँ पे आप लोग आंसर लिखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। क्या? अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा। उसके बाद अब बात करते हैं इसे किस संविधान, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो इसके लिए किया गया था 46वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब? 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक, 6 से 14 वर्ष के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य के बारे में, यहाँ पे हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और इसे जोड़ा गया किस मौलिक कर्तव्य से, इसे किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो ये आप लोग सबसे पहले देखेंगे। तो इसे शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया था? तो इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो आप लोग बताएंगे भाग 4 के ए में है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 51 के ए में है। अगर आपसे पूछे कि किस समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था, किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों को अगर आपसे पूछे कि कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, या फिर सोवियत संघ भी आपको मिल सकता है। तो इतनी चीज़ें मौलिक कर्तव्य से आप लोग ध्यान रखेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में। तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है 11वें मौलिक कर्तव्य में। और इसे शामिल कब किया गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे शामिल कब किया गया, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। भाग किस में है? तो ये भाग 4 के क में रखा गया है। और फिर अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि इसके लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और ये लिया कहाँ से गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाल वंश का संस्थापक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, गोपाल था। क्या था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पाल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? ये अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? ये अपनी जो राजधानी ये मुंगेर में बनाया था। कहाँ पे? मुंगेर में ये अपनी राजधानी बनाया था। और मुंगेर कहाँ पे पड़ता है? बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। किस क्षेत्र में? बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और गोपाल के बाद इसका पुत्र शासक बना। इसके बाद इसका पुत्र शासक बना। पुत्र का क्या नाम था? धर्मपाल। इसके पुत्र धर्मपाल शासक बना। और धर्मपाल ने क्या किया था? तो इसका एक इंपॉर्टेंट काम याद रखेंगे, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आपसे पूछ ले कि स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक, तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हेलो, अगर आपसे पूछे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया, तो आप लोग क्या बताएंगे कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बताया। और पाल वंश का अगर द्वितीय संस्थापक पूछिए आपसे, ये तो पहले संस्थापक कौन है? गोपाल। अगर आपसे पूछे कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का जो द्वितीय संस्थापक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था महीपाल। महीपाल प्रथम
पाल वंश का द्वितीय संस्थापक था। महिपाल प्रथम पाल वंश का द्वितीय संस्थापक था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पाल वंश का, यहीं लिख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गोविंद पाल था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल था। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं पाल वंश का संस्थापक। तो पाल वंश के संस्थापक के बारे में, तो गोपाल थे पाल वंश का संस्थापक। अगर आपसे पूछे कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक कौन थे, तो आप लोग क्या बताएंगे कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक कौन थे? महिपाल थे। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम थे। ठीक, और बात करते हैं इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? मुंगेर में राजधानी बनाई थी, जो कि बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। और उसके बाद मतलब गोपाल के बाद इसका पुत्र शासक बनता है धर्मपाल। और धर्मपाल ने क्या किया? इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तित्व पदक किस स्थान पर प्राप्त किया? और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और बात करते हैं तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि अपना पहला व्यक्तित्व कहाँ पे प्राप्त किया था, किस खेल में, तो ये हेलंस्की में हो रहा था। हेलंस्की में भारत ने अपना पहला व्यक्तित्व पदक प्राप्त किया था। हेलंस्की ओलंपिक में, यहाँ पे न लगाएंगे, हेलंस्की। ठीक, 1952 में ये अपना पहला पदक प्राप्त किया था। ठीक, तो व्यक्तिगत पदक, ठीक, व्यक्तित्व पदक प्राप्त किया था। ठीक, और आपसे पूछेगी कि ओलंपिक खेलों के बारे में, अगर ओलंपिक के बारे में हम लोग बात करें, अगर ओलंपिक के बारे में बात करें तो अगर पूछे कि ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी, तो शुरुआत जो था ओलंपिक का एथेंस से हुआ था। और एथेंस कहाँ पे पड़ता है? यूनान में पड़ता है। एथेंस यूनान से यहाँ पे शुरुआत होता। 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में। और ओलंपिक, अगर मैं पूछे कि ओलंपिक में भारत भाग कब लिया था, ओलंपिक में भारत कब से भाग लेना शुरू किया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत 1900 से भाग लेना शुरू किया ओलंपिक में। और ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कितने वर्षों पे होता है, तो ये 4 वर्ष पे इनका आयोजन किया जाता है ओलंपिक का। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तित्व पदक कहाँ पे जीता था, तो हेलंस्की में जीता था। कहाँ पे? हेलंस्की में। 1952 की ओलंपिक थी। 1952 की ओलंपिक में हेलंस्की में जो जीता था। और ओलंपिक में भारत, ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले बताएंगे कब से हुई थी, तो उस ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। और कहाँ के ओलंपिक? एथेंस यूनान में ओलंपिक हो रहा था, यहाँ से शुरुआत हुई थी ओलंपिक में। सबसे पहले एथेंस यूनान में हुआ था। और ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये 4 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे? 4 वर्ष के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि खारवेल किस वंश से संबंधित थे, तो खारवेल जो थे ये चेदी वंश से संबंधित थे। किस वंश से? चेदी वंश से संबंधित थे खारवेल। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग इनके बारे में ध्यान रखेंगे। और जो इनकी राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी? चेदी वंश की शक्तिमती थी। कौन सी राजधानी थी? शक्तिमती थी। उसके बाद यहाँ पे कलिंग, चेदी, खारवेल किस वंश के राजा थे? चेदी। तो और आपसे पूछे कि खारवेल कहाँ के राजा थे, तो आप लोग जानते हैं कि खारवेल कहाँ के राजा थे, तो ये कलिंग नरेश खारवेल के बारे में आप लोग ध्यान पढ़े हुए होंगे। और इनका जो वर्णन है कलिंग नरेश खारवेल के बारे में, इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि इनका वर्णन जो था ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहाँ पे? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख। और अभिलेख आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेख और जितने भी अभिलेख होते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाथी गुम्फा अभिलेख ये स्थित कहाँ पे है? ये उदयगिरी के पहाड़ी पे स्थित है। उदयगिरी के पहाड़ी पे स्थित है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तो कलिंग युद्ध के बारे में देख लेते हैं। कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? ये अशोक ने लड़ा था। और अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक की ये 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो देखिए खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो खारवेल जो थी ये चीदी वंश से संबंधित है, ये आपका आंसर है चेदी वंश से। और इनकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी। और कहाँ पे खारवेल कहाँ के राजा थे, तो कलिंग के राजा थे। वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख ये उदयगिरी के पहाड़ी पे स्थित है। ठीक, कलिंग युद्ध के बारे में देख लेते हैं। कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। और वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो इनका वर्णन 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 और 97 में शुरू हुई थी। कब, 1992-97 में शुरू की थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि इसकी रूपरेखा तैयार किसने किया था, तो इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे। कौन, प्रणब मुखर्जी ने इसका रूपरेखा तैयार किया था। हो सकता है कि इस बार ये प्रश्न पूछ ले, इसलिए आप लोग सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और पंचवर्षीय योजना के बारे में तो आपको चीज़ें याद ही रखनी है। पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुई थी, पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी, इतनी चीज़ें तो कम से कम आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी, ये पूछा के जाता है कई बार एग्जाम में। तो ये इसमें प्राथमिकता जो है कृषि पे दी गई थी। और इसका मॉडल आपसे पूछेगा कि मॉडल क्या था, तो इसका जो मॉडल था ये हेराल्ड डोमर मॉडल था। क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, अगर आपसे पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो इसकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या था, पीसी महालनोबिस मॉडल था, पीसी महालनोबिस। अगर आपसे पूछेगी कि इसमें प्राथमिकता किस चीज़ की दी गई थी, तो इसमें प्राथमिकता जो है वो दी गई थी उद्योगों पे, इस पर प्राथमिकता उद्योग पे दी गई थी। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुआ था, 1992-97 में शुरू हुआ था। और इसका रूपरेखा तैयार किसने किया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पहला वाला जो पंचवर्षीय योजना था इसमें प्राथमिकता कृषि पे दी गई थी, और इसका मॉडल क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल था। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, इसका मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल था, और इसमें प्राथमिकता उद्योगों पे दी गई थी। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 में पारित हुआ था। और उसके बाद अगर आप कुछ अधिकारों की बात कर लेते हैं, जैसे आपसे पूछे कि स्वतंत्रता का अधिकार कब प्राप्त हुआ, किस अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में हमको दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में है। अगर आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, संपत्ति का अधिकार, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले जो था मौलिक अधिकार था। कैसा अधिकार था, मौलिक अधिकार था, ये हमारा मौलिक अधिकार था। और इसे अनुच्छेद नंबर किस में रखा गया था, अनुच्छेद नंबर 31 में। और अब क्या हो चुका है, वर्तमान समय में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार जो हमसे कानून छीन सकता है। ठीक, और मौलिक अधिकार का मतलब है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मौलिक अधिकार। और कानूनी अधिकार के मतलब जो सरकार हमसे छीन ले। और इसे अब किस अनुच्छेद में रखा गया है, अब इसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। ठीक, और मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ये भी आप लोग जाने। तो इसके लिए किया गया था 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक, संपत्ति को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, 2005 में पारित हुआ। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 में। संपत्ति का अधिकार के बारे में प्रश्न पढ़ेंगे तो संपत्ति का अधिकार पहले कैसा अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया था, अनुच्छेद नंबर 31 में। अब इसे कौन सा अधिकार बना दिया गया है, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये 300 के अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद नंबर संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। ठीक, कुषाण साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, जो कुषाण साम्राज्य है उसकी नींव कुजुल कड़फिसेस ने रखी थी। किसने, कुजुल कड़फिसेस ने रखी थी। ठीक,
उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कुषाण साम्राज्य में अगर शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, पूछे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाणों ने चलवाए थे। किसने? कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने, अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाणों ने चलवाए थे। ठीक, सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? शुद्ध सोने के पूछे तो कुषाणों ने चलवाए थे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तब गुप्त वंश के लोगों ने चलवाया था। सोने के सिक्के सर्वाधिक तो गुप्त वंश के लोगों ने चलवाया था, लेकिन शुद्ध शब्द जब लगा दिया तब कुषाणों ने इसके जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि कुषाण साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था, कुषाण साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कुषाण साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कौन था कुषाण साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक? कनिष्क था। अगर आपसे पूछे कि कुषाण साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, कुषाण साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम वासुदेव प्रथम था। क्या था? वासुदेव प्रथम। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और गंधार कला का जन्म मतलब गंधार कला का आविष्कार किसने किया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गंधार कला का शुरुआत किसने किया था, तो गंधार कला का शुरुआत भी कुषाणों ने किया था। कुषाणों ने गंधार कला का शुरुआत किया था। ये प्रश्न थे जो आपके कुषाण साम्राज्य के लिए इम्पोर्टेंट था, और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो देख लेते हैं, कुषाण साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? कुजुल कटपिसस ने कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के लोगों ने। अगर शुद्ध सोने के सिक्के तब कुषाणों ने। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था। प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। या फिर महान शासक, प्रसिद्ध शासक कुछ भी पूछे। अगर आपसे पूछे कुषाण साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण साम्राज्य का अंतिम शासक वासुदेव प्रथम था। गंधार कला का शुरुआत कब हुआ, तो कुषाणों ने किया गंधार कला की शुरुआत। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। शून्यकाल किस देश की देन है, तो जो शून्यकाल है वो भारत की देन है। कहाँ की देन है? भारत की देन है शून्यकाल। ठीक, उसके बाद इसे क्या कहा, शून्यकाल को क्या कहा जाता है? इसे जीरो आवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो आवर कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखें, जीरो आवर भी कहा जाता है। और जो शून्यकाल का समय होता है वो प्रश्न काल के बाद होता है। यही भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न काल के बाद होता है। शून्यकाल का समय प्रश्न काल के बाद होता है। ठीक, और प्रश्न काल कब होता है? 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न काल चलता है। और जो जीरो आवर होता है वो 12 बजे से लेके 12 बजे से 1 बजे के बीच में चलता है। उसके बाद और जो संसदीय व्यवस्था है हमारे देश की, जो हमारे देश की संसदीय व्यवस्था है, ये किस देश से लिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद संसद में कुछ क्या बोलते हैं, सत्र चलते हैं। कुछ सत्र, 3 सत्र चलते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। बजट सत्र चलता है, इंपॉर्टेंट है बजट सत्र। उसके बाद कौन सा? मानसून सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र। उसके बाद शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र चलते हैं। तो 2 सत्रों के बीच की जो गैप हो वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि सर्वाधिक मतलब शून्यकाल किस देश की देन है, तो शून्यकाल भारत की देन है। किस देश की? भारत की देन है। और जीरो आवर किस देश की देन है? इसे कहते हैं इंग्लिश में शून्यकाल, जीरो आवर। उसके बाद आपसे पूछे कि 12 से 1 बजे का समय जो होता है शून्यकाल का समय होता है। और ये जो समय है प्रश्न काल के ठीक बाद आता है। प्रश्न काल कब से? 12 बजे से 1 बजे। उसके जस्ट बाद क्या शुरू होता है? शून्यकाल शुरू हो जाता है। संसदीय व्यवस्था कहाँ के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। सत्र कितने होते हैं? 3 सत्र। एक तो आपका बजट सत्र हो गया, एक मानसून सत्र हो गया, और एक शीतकालीन सत्र हो गया। ठीक, बजट सत्र, मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद सर्वोच्च न्यायालय में मिटाए जाएंगे। और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह बहुत ही लंबा प्रश्न उसमें पूछा जाता है, मतलब लिखा बहुत ज़्यादा रहेगा, पूछेगा बहुत थोड़ा सा। तो देखिए, ये अनुच्छेद 71 के तहत क्या किया गया है? अनुच्छेद 71 के तहत बताया गया है कि जो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें जितने जो भी विवाद होगा उसको सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। ठीक,
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद आपसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद नंबर किस में है? 124 में। किसमें? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की व्यवस्था की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अगर आपसे पूछे कि पहले न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे, या फिर इनका नाम मिलता है हरिलाल जे कानिया मिलता है। क्या? हरिलाल जे कानिया या फिर एच जे कानिया मिलता है। तो इस तरह से इनका नाम था। ठीक, हीरालाल के सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश एच जे कानिया। और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के कौन न्यायाधीश हैं? वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है? डी.वाई. चंद्रचूड़ नाम है। क्या नाम है? डी.वाई. चंद्रचूड़ इनका नाम है। और ये किस नंबर के? 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश हैं? तो मुख्य न्यायाधीश तो संविधान सुप्रीम कोर्ट में एक होता है। मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? एक होते हैं। और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 33+1 की संख्या है वर्तमान समय में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों को सर्वोच्च न्यायालय निपटाएंगे? तो ये अनुच्छेद 71 के तहत निपटाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन कहा गया है। और उसके बाद पहले न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? हीरालाल जे कानिया या फिर हरिलाल जे कानिया या फिर एच जे कानिया मिल सकता है। और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के कितने? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ इसके वर्तमान समय न्यायाधीश हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में कितने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार ये पारसी समुदाय से लिया। किसे? पारसी धर्म के लोगों से लिया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पारसी धर्म मुगलों में नवरोज का त्यौहार किसने शुरू किया था? नवरोज का त्यौहार किसने शुरू किया था मुगलों में? तो किसे शुरू किया था? तो ये औरंगजेब ने शुरू किया था। किसने? मुगलों में जो था वो नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किसने किया था? वो बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पारसी समुदाय के बारे में, पारसी धर्म के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछे कि पारसी धर्म की स्थापना किसने किया था? तो जरथुष्ट्र ने किया था। पारसी धर्म की स्थापना किसने? जरथुष्ट्र ने किया था पारसी समुदाय की स्थापना। अगर आपसे पूछे कि पारसी धर्म में पवित्र पुस्तक को क्या कहा जाता है? पारसी धर्म में पवित्र पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पारसी धर्म की जो पारसियों की पवित्र पुस्तक है उसे जिंद अवेस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंद अवेस्ता है पारसियों की प्रमुख पुस्तक, वो धार्मिक जो पुस्तक है। और पारसियों का मुख्य त्यौहार हमने बताया कौन सा है? तो पारसियों का मुख्य त्यौहार जो है वो नवरोज है। क्या है? पारसियों का मुख्य त्यौहार नवरोज है। तो ये मुगलों ने पारसियों से लिया था। और पारसियों का पपेटी त्यौहार किसका है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पपेटी त्यौहार कौन लोग मनाते हैं? तो पपेटी त्यौहार भी किसका है? पारसी का है। किसका? पारसी समुदाय के लोगों का है। इतने पारसियों से आप लोग प्रश्न याद रखेंगे। मुगलों ने नवरोज त्यौहार किससे लिया? तो पारसियों से मुगलों ने नवरोज त्यौहार लिया। और नवरोज शुरू किसने किया था? तो नवरोज किसने शुरू किया? बलबन ने शुरू किया था। पारसी धर्म के बारे में बात करते हैं तो पारसियों की स्थापना किसने किया था? तो जरथुष्ट्र पारसी समुदाय के संस्थापक हैं। और इनका पवित्र पुस्तक जिंद अवेस्ता है। पारसियों की पवित्र पुस्तक क्या है? जिंद अवेस्ता है। पारसियों का जो मुख्य त्यौहार वो नवरोज है। और पपेटी त्यौहार किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? ये भी पारसियों के द्वारा ही मनाया जाता है। तो पारसियों से इतना प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो ये अंडमान एंड निकोबार, छोटा अंडमान ऑप्शन दिया था, छोटा अंडमान और फिर छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है। ठीक, छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। कौन सा? ये 10 डिग्री चैनल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये अब अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। अंडमान
एंड निकोबार द्वीप है ना हमारा, जो कि कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप। अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, ये हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी राजधानी आप लोग ध्यान रखेंगे पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी क्या, कौन सी है, ऊंची चोटी क्या है अंडमान निकोबार की, तो सैडल पीक है। ऊंची चोटी कौन सी, सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे कौन सी है, तो बैरन द्वीप नामक यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी, बैरन द्वीप नामक यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे सैम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है। और भी जनजाति पाई जाती है लेकिन ज़्यादा सैम्पेन पूछा जाता है। और यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे स्थित है, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर स्थित कहाँ पे है अंडमान निकोबार, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार में पाए जाने वाली जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे बैरन द्वीप ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार पे स्थित है। ठीक, और बात करते हैं कि अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क ये भी अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। सैम्पेन नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए इसे, और कमेंट करके अगर आप इसे बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। PDF चैनल इसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, तो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में ये संविधान सर्वोच्च है। कौन, संविधान। और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हमारे राज्य व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। और संविधान के कुछ स्रोतों के बारे में देख लेते हैं जो हम दूसरे देशों से लिए हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। और वित्तीय आपात भी अमेरिका के संविधान पे से लिया गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ये अभी हमने इस वीडियो में ही बताया, संसदीय व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है। और आपसे पूछे कि द्विसदनीय प्रणाली किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। कहाँ के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, केवल प्रस्तावना की भाषा, तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त बैठक आपसे पूछे कि किस देश के संविधान से लिया गया, संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे
समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सभी के सभी किस देश के संविधान से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता पूछे, एक अमेरिका के संविधान से। संसदीय व्यवस्था पूछे, अमेरिका के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था पूछे, द्विसदनीय व्यवस्था पूछे किस देश के संविधान से? तो वो ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा पूछ ले तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक। स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और ये जो है आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो स्वास्थ्य का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और उसमें स्वास्थ्य भी आ जाता है। ठीक। स्वास्थ्य का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 21 सही किया जाता। ठीक। कुछ अधिकारों के बारे में देख लेते हैं। अगर वहीं आपसे पूछे थोड़ा सा आगे बढ़ के, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये 21 के ए में है। अनुच्छेद 21 के ए में है। ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? ये हमने अभी बताया ही आपको। तो ये अनुच्छेद 19 में है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्तमान समय में? तो ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद नंबर 300 ए में है। कितने? 300 ए में। अगर आपसे पूछे कि वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में? वोट देने का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके 326 के अनुच्छेद नंबर 326 में है। कितने? अनुच्छेद नंबर 326 में। सिल्वर आयोडाइड की उसमें चढ़ाई जाती है। 18 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए वोट देने के लिए। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग वोट से याद रखेंगे। ठीक। तो इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के ए में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 19 में है। और बात करें संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान समय में कानूनी अधिकार बन गया, अभी हमने बताया 300 के ए आर्टिकल में है। अगर वोट देने का अधिकार पूछे तो अनुच्छेद नंबर 326 में है। ठीक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? सुचेता कृपलानी बनी थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। उसके बाद सुचेता कृपलानी सीएम बनी थी। और जो ये थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी थी। और सुचेता कृपलानी कहाँ की सीएम बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी थी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान बनी थी। कौन? रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका हम लोग करेंगे रिवीजन कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। और किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। राज्यपाल लोग राज्यों में ही तो बनते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगर आपसे पूछे कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल तो भी सरोजिनी नायडू हो जाएगा जवाब। अगला प्रश्न कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? तो भारत की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश में ये भी बनी थी। उसके बाद राष्ट्रपति कौन थी?
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमारा 7 नंबर, और ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि कोशिका चक्र में कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो कोशिका चक्र में कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका जो जवाब, इसका जो ऑप्शन सही था, ये सही था कौन सा? समसूत्रण। क्या सही था? समसूत्रण इसका जवाब सही था। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और बात करते हैं पूछे गए प्रश्न है, और उसके बाद आपसे पूछे कोशिका से संबंधित प्रश्न। तो कोशिका की आपसे पूछे खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। और कब किए थे? कार्क में इसकी खोज किए थे। कहाँ पे? कार्क में इसकी खोज कोशिका की रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि कोशिका का अध्ययन किस अनुच्छेद में है? कोशिका का जो अध्ययन है इसे क्या कहते हैं? तो कोशिका का जो अध्ययन है इसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका का अध्ययन। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कोशिका में कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो समसूत्रण इसके विभाजन अंतराल का हिस्सा नहीं है, जिसे माइटोसिस कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ये कार्क में कोशिका पाई जाती है। कहाँ पे? रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे खोजा? कार्क में कोशिका खोजा था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस चीज़ में की? तो कार्क के अध्ययन में किए। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? जैसे आपके गांव पे, आपके शहर में भी पावर हाउस होता है जहां से आपको बिजली सप्लाई की जाती है। उसी तरह कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल था। और लोकसभा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है लोकसभा के वर्तमान समय में अध्यक्ष। कौन है? ओम बिरला लोकसभा में वर्तमान समय में अध्यक्ष है। और लोकसभा किस नंबर की चल रही है वर्तमान समय में? तो ये 17वीं नंबर की लोकसभा चल रही है। ठीक। उसके बाद लोकसभा से इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप लोग बताएंगे कि लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा सदस्य को जो शपथ दिलाने का काम है ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? और लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र आपसे पूछे कि किसे देते हैं? त्यागपत्र किसे सौंपते हैं लोकसभा सदस्य? तो ये अपना जो त्यागपत्र है ये लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं अपना त्यागपत्र। उसके बाद आपसे पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा कार्यकाल पूरे होने से पहले भी भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी इसे भंग कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी इसे भंग कर सकते हैं। अगर आप लगातार क्लास को देखते हैं तो ये सारे प्रश्न इसमें आपको याद हो जाएंगे। तो इस वजह से आप कंटिन्यू क्लास को देखिए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। उसके बाद 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल था। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान समय में 17वीं नंबर की लोकसभा चल रही है। लोकसभा सदस्य को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। या तो लोकसभा सदस्य को शपथ राष्ट्रपति दिलाए या फिर राष्ट्रपति कोई व्यक्ति को नियुक्त करे जो इन्हें शपथ दिलाए। ठीक। तो और लोकसभा अध्यक्ष खुद शपथ नहीं लेता है, क्योंकि लोकसभा जब गठन होता है तो उसमें सारे सदस्यों को एक साथ क्या दिला दिया जाता है?
तो सारे सदस्यों को एक साथ शपथ दिला दिया जाता है और उन सदस्यों में से सारे सदस्यों में से सारे लोग मिलकर एक लोग को अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो ऑलरेडी जो अध्यक्ष होता है वो शपथ ग्रहण कर चुका होता है, इस वजह से अध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाया जाता है। लोकसभा भंग कौन करते हैं? तो लोकसभा भंग राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A में किस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है और मौलिक कर्तव्य से है। तो इसमें हमने बताया ही कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और जो था आपका 51 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपके जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के लिए 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 में किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ये आपके 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि क्या था? तो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ठीक, अब बात करते हैं कि उसके बाद 11 मतलब ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 2002 में इसके तहत इसे जोड़ा गया था। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये प्रश्न आप लोग बताएंगे जो हम पूछने जा रहे हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछे कि कहाँ से लिया गया है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सी समिति सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्य के लिए, कौन सी समिति के सिफारिश पे लिया गया है, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, तो ये भी कमेंट बॉक्स में हमें अभी इसी वीडियो में ही बताए हैं आप लोग को, तो इसी वजह से ये आप लोग को बताना है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो इसी पेज पे वो आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो ये आपके किस अनुच्छेद में है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक, तो ये इतने प्रश्न आपको बताने हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की, तब तक इसका रिविजन करेंगे कि अनुच्छेद 51A में किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है और इसे जोड़ा गया किस अनुच्छेद के, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, कहाँ से लिया गया है, किस समिति की सिफारिश पे, किस अनुच्छेद में, किस भाग में, ये सभी आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने किससे अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? तो ये था प्रश्न हमारा। ठीक, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? तो यहाँ पे इस तरह से इरेज करेंगे इसको। तो किस मुगल बादशाह, तो अपनी आत्मकथा जब फारसी की बात करें तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी, क्या थी? तुजुक ए जहांगीरी, ये किस भाषा में थी? तो तुजुक ए जहांगीरी ये जो थी ये फारसी भाषा में थी। किसमें? फारसी भाषा में। और जबकि जो आपका बाबर का आत्मकथा था, बाबर की जो आत्मकथा थी, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था। क्या था? बाबरनामा था। और बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा ये किस भाषा में थी? जो कि ये तुर्की भाषा में थी। ये इनकी आत्मकथा थी, ये तुर्की भाषा में थी। जबकि जो जहांगीर वाली थी ये किस भाषा में थी? ये थी फारसी भाषा में थी। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब जहांगीर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जहांगीर के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे इसके बचपन का क्या नाम था जहांगीर के? तो सलीम था इसके बचपन का नाम। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था इसके बचपन का नाम। उसके बाद जहांगीर के बारे में कुछ, इनके दरबार में एक अंग्रेज आया था, इनके दरबार में एक अंग्रेज आया था और अंग्रेज के बारे में पूछा जाता है कौन आया था? तो सर टॉमस रो आए थे। कौन? सर टॉमस रो आए थे। और कब आए थे? ये 1615 में आए थे इनके दरबार में। और न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल में न्याय की जंजीर फेमस था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। और इनके काल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकला का
स्वर्ण काल कहते हैं इनके शासन काल को। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या भी किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। और सिखों के ये 5वें नंबर के गुरु थे। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा, तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी में लिखा। क्या था, तुजुक ए जहांगीरी, ये फारसी में लिखा। उसके बाद बाबर की जो आत्मकथा है वो किस भाषा में थी, बाबर की आत्मकथा बाबर नामा, ये तुर्की भाषा में थी। उसके बाद जहांगीर के बारे में कुछ चीज़ें, इनके बचपन का नाम सलीम था। दरबार में इनके अंग्रेज यात्री टॉमस रो आया था 1605 में। इनके न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। उसके बाद चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, सिखों के 5वें गुरु जहांगीर की हत्या जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी। राज्य विधानमंडल में शामिल होता है, तो राज्य विधानमंडल के कितने अंग है, इस तरह से इसको पूछना चाहिए। तो राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तो ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका राज्यपाल होता है, और राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 153 में है। उसके बाद आपका विधानसभा होता है, और विधानसभा किस अनुच्छेद में है, तो विधानसभा 170 अनुच्छेद में है। उसके बाद कौन सा सदन होता है, विधान परिषद होता है। तो ये आपके राज्य की व्यवस्था है, ये अनुच्छेद नंबर 171 में। ठीक, इतनी चीज़ें होती हैं। अगर आपसे पूछे कि द्विसदनीय व्यवस्था कितने राज्यों में, द्विसदनीय कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होती है, कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, वर्तमान समय में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होती है। 6 द्विसदनीय व्यवस्था किसे कहते हैं, जिस राज्य में विधानसभा भी हो, विधान परिषद भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों एक साथ हों तो उसे द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक, अब विधानसभा को क्या कहते हैं, इसे राज्य का अस्थायी सदन कहते हैं। इसे राज्य का अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इसे राज्यपाल भंग की कर सकता है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निम्न, राज्य का निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक, और इसे राज्य का प्रथम सदन भी कहते हैं। इसे राज्य का प्रथम सदन भी कहते हैं। उसके बाद विधान परिषद को क्या कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। विधानसभा को, विधान परिषद को क्या कहा जाता है, विधान परिषद को अस्थाई सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्य का अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्य का उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे राज्य का उच्च सदन कहा जाता है। और राज्य का जो है इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, राज्य का द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य विधानमंडल में शामिल होता है, तो राज्य विधानमंडल में 3 अंग है। कौन कौन से, राज्यपाल है होता है 153 अनुच्छेद में, विधानसभा अनुच्छेद 170 में, और विधान परिषद जो है वो अनुच्छेद नंबर 171 में। ठीक, द्विसदनीय व्यवस्था कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। और विधानसभा को क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, राज्य का प्रथम सदन कहते हैं। और जो था आपका विधान परिषद, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता। इसे उच्च सदन कहते हैं, राज्य का उच्च सदन कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। ठीक, राज्य का 6 राज्यों में विधान परिषद है और नहीं है। ठीक, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक, ये और इसकी जो विशेषता है, चिल्का झील की कुछ विशेषता भी है। तो ये भारत की जो है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद चिल्का झील जो है ये एक लैगून झील है। कौन सी है, लैगून झील भी है। चिल्का झील एक लैगून झील का एग्जाम्पल है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और चिल्का झील एक एग्जाम में पूछा गया था, ये कहाँ पे स्थित है, किन 2 नदियों के मुहाने पे स्थित है, तो ये महानदी एंड गोदावरी नदी के मुहाने पे स्थित है। किस नदी पे, महानदी और गोदावरी नदी के मुहाने पे स्थित है। ठीक, यानी कि उसके बीच में स्थित है। ठीक, और चिल्का झील है ये भारत की पहली रामसर साइट है। भारत की पहली रामसर साइट आपसे पूछ ले कि कौन सी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि चिल्का झील जो है भारत की पहली रामसर साइट है। ठीक, चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है। तो इतनी चीज़ें चिल्का झील से याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील की विशेषता खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, और ये लैगून झील है, और भारत की पहली रामसर साइट ही, भारत की प्रथम रामसर साइट क्या है, चिल्का झील है। ठीक, तो ये चिल्का झील स्थित है। स्थित कहाँ पे है, महानदी और गोदावरी नदियों के मुहाने पे बीच में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संसद
कितने दिन तक किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पे उसकी सीट खाली घोषित कर सकता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था और ये 60 दिन इसका जवाब होगा। क्या होगा? 60 दिन तक अगर संसद के किसी भी सदन से कोई व्यक्ति अनुपस्थित है तो संसद क्या करेगा, उसे क्या कर देगा, उस सीट को खाली घोषित कर देगा। और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अब बात करते हैं कि संसद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो संसद का सरकारी सदस्य किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? तो संसद में मंत्री होते हैं, ठीक। तो मंत्री को क्या कहते हैं? सरकारी सदस्य कहते हैं। और मंत्री के अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं, मंत्री के अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और संसद का गणपूर्ति कोरम कितना होता है? संसद का गणपूर्ति कितना होता है? गणपूर्ति, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कोरम कहते हैं। और ये होता है 1/10। अगर संसद की बैठक करनी है तो लोकसभा की 1/10 संख्या उपलब्ध होनी चाहिए और राज्यसभा की भी 1/10 सदस्य संख्या उपलब्ध होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि संसद का कार्य क्या होता है, तो संसद का जो कार्य होता है कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना संसद का कार्य होता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत कानून बनाता है? तो अनुच्छेद ये 245 के तहत संसद कानून बनाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो संसद कितने दिन तक किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर उसकी सीट खाली घोषित कर सकता है? तो 60 दिन तक अगर कोई सदस्य अनुपस्थित हो तो वो खाली घोषित कर देगा संसद, ठीक। सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? तो संसद में जितने भी मंत्री होते हैं उनके सीट को उनको सरकारी सदस्य कहते हैं। जो भी अन्य सदस्य होते हैं मंत्रियों के अलावा उसे गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। संसद का कार्य क्या होता है? तो संसद का कार्य होता है कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के तहत संसद कानून बनाता है। और गणपूर्ति कोरम कितनी होती है? तो टोटल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य अगर उपस्थित होंगे तो भी संसद का जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। तो महाभारत के फारसी अनुवाद किसने किया? तो महाभारत को जो महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो इसको रज्मनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रज्मनामा कहा जाता है। और रज्मनामा और महाभारत के बारे में बात करें तो इसकी बात करें, महाभारत की रचना किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। किसने? महर्षि वेद व्यास ने। और किसके शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद हुआ? फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद हुआ। उसके बाद और आज से पूछे कि इसका फारसी अनुवाद किसने किया? तो फैजी के नेतृत्व में किसने किया था? तो फैजी के नेतृत्व में कौन किया था? बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने किया था फैजी के नेतृत्व में। और बात करते हैं क्यों फैजी के नेतृत्व में। यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में फैजी भी मिल सकता है और बदायूनी भी मिल सकता है, ठीक। कोई अगर आपसे छोटा एग्जाम मतलब छोटा एग्जाम है कोई तो फैजी मिलेगा, और कोई बड़ा एग्जाम है तो उसमें बदायूनी इसका जवाब मिलेगा। तो दोनों आंसर मिलते हैं, तो इसी वजह से दोनों बताया जा रहा है। और महाभारत का अगर अन्य नाम पूछ ले कि क्या है महाभारत का जो अन्य नाम है, इसे जय संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता भी महाभारत को कहते हैं। और जय संहिता के बारे में बात करें, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछ ले, विश्व का आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है आपका महाभारत। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक। ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। महाभारत के फारसी अनुवाद को रज्मनामा कहा जाता है। महाभारत की जो रचना है वेद व्यास ने की। किसके काल? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसने किया? तो फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने किया था। अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, ठीक। मराठा शासक शिवाजी का किला कौन था? तो मराठा शासक शिवाजी का 3 किला था। मतलब बहुत सारे किले थे। जो ऑप्शन में दिया गया था वो सिंधुदुर्ग भी था, उसके बाद रायगढ़ का भी किला था, उसके बाद पद्म दुर्ग का किला था। तो ये सारे किले कौन सा नहीं है अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सा है। तो पद्म दुर्ग का जो किला था वो सभी कहाँ के किले थे? किसके किले थे? मराठा शासक शिवाजी का किला था। अब बात करते हैं कि मराठा शासक शिवाजी के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो शिवाजी के बारे में तो यही प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, किस किले में हुआ था,
तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 6 जून 1674 को, 6 जून 1674 को, और ये रायगढ़ के किले में हुआ था। कहाँ के? रायगढ़ के किले में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी की उपाधि कौन सी थी, तो शिवाजी की जो उपाधि थी वो छत्रपति की उपाधि थी। कौन सी? छत्रपति की उपाधि थी शिवाजी की। और इनकी मंत्रिमंडल कैसी थी? शिवाजी की मंत्रिमंडल जो थी उनको क्या कहा जाता है? तो इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। और पेशवा पद किसका पद था? पेशवा पद, तो ये प्रधानमंत्री के पद को कहा जाता है। पेशवा पद प्रधानमंत्री या फिर जो मेन मंत्री होते थे उनके पद को कहा जाता है। मराठा शासक शिवाजी का किला कौन था? तो कई किले थे, सिंधुदुर्ग का, रायगढ़ का, पद्म दुर्ग का, ये सभी मराठा शासक शिवाजी के ही किले थे। और शिवाजी के बारे में बात करें तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। उसके बाद शिवाजी की उपाधि कौन थी? छत्रपति की उपाधि थी। मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। पेशवा पद किसका था? तो इनके साम्राज्य में पेशवा पद किसका था? प्रधानमंत्री का पद था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 10 नंबर की दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाला शासक मुगल शासक औरंगजेब है। किसने करवाया था? औरंगजेब है। उसके बाद औरंगजेब की उपाधि क्या थी? तो औरंगजेब ने गाजी की उपाधि धारण किया था। उसके बाद एक इनकी उपाधि और थी, बादशाह की भी उपाधि औरंगजेब धारण किया था। बादशाह और गाजी की उपाधि। औरंगजेब को अगर आपसे पूछे क्या कहा जाता है तो इसे जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है। और इसे आलमगीर भी कहा जाता है। आलमगीर भी इसे ही कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस शिवाजी को आपसे पूछे कि किसने कैद किया? शिवाजी को कैद किया इसने, औरंगजेब ने। और उन्हें कहाँ पे ले रखा शिवाजी को? तो इन्हें जयपुर भवन में रखा। किस भवन में? जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके इसने रखा। उसके बाद आपसे पूछे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया? तो गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो औरंगजेब ने किया। किसने? औरंगजेब ने किया। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पे? तो उसके बाद अगर पूछे कि इनकी उपाधि क्या थी? गाजी की उपाधि, बादशाह की उपाधि इसने धारण किया था। इन्हें क्या कहा जाता है औरंगजेब को? तो इन्हें जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उसके बाद शिवाजी को इसने कैद करके जयपुर भवन में रखा, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया? औरंगजेब ने किया, ये भी प्रश्न पूछा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लिटन ने लागू किया। कब लागू किया? 1878 में लागू किया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो था उद्देश्य क्या था? तो ये लोग चाहते थे तो भारतीय भाषा, ये लोग क्या चाहते थे? तो ये जो चाहते थे कि भारतीय जो भाषा में प्रकाशन है पत्रिकाओं का, भारतीय भाषा में पत्र पत्रिका का जो प्रकाशन है उसको क्या करना? प्रकाशन को क्या करना? रोकना। जो भी भारतीय भाषा में पत्र प्रकाशन है उसके प्रकाशन को क्या करना? रोकना। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का काम है और मतलब काम था। और इसे किसने लाया था? लिटन ने लाया था। और लिटन के समय के कुछ अन्य कार्य हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लिटन के समय में कुछ अन्य कार्य किए गए थे, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे पूछे कि पहला दिल्ली दरबार किसके समय में लगा? पहला दिल्ली दरबार किसके समय में लगा? तो ये लिटन के समय लगा। अगर आपसे पूछे कि आर्म्स एक्ट किसके समय में पारित हुआ? आर्म्स एक्ट पारित किसके समय में हुआ? तो ये भी आपके लिटन के समय में पारित हुआ। अगर आपसे पूछे कि द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो द्वितीय अफगान युद्ध भी किसके समय में हुआ था? लिटन के समय में हुआ था। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लिटन ने लागू किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषा में पत्र प्रकाशन का रोकना। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है। अगर आपसे पूछे कि इनके समय में कुछ अन्य कार्य, तो पहला दिल्ली दरबार इनके समय में, लिटन के समय में लगा। आर्म्स एक्ट पारित किसके समय में हुआ? तो लिटन के समय में हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? तो वो भी लिटन के समय में हुआ। कांग्रेस के प्रथम उपाध्यक्ष कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक,
और कांग्रेस की जो पहली वाली बैठक थी, कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1885 में। और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? 1885 में मुंबई में। इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, ठीक। और कांग्रेस की जो सेकंड वाली बैठक थी ये 1886 में हुई थी। कब हुई थी? 1886 में। और ये कहाँ पे हुआ था? ये मुंबई में, ये कोलकाता में। 1886 वाला कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। और इसमें एक कांग्रेस के, इसमें विशेष बात क्या थी, इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी ने इसमें अध्यक्षता की। किसने? दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष बने थे। और ये कांग्रेस, इसकी विशेषता क्या थी? ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो तीसरा वाला बैठक था वो 1887 में हुआ था। कब? 1887 में। और कहाँ पे हुआ था तीसरा वाला? ये हुआ था आपका मद्रास में। और इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसमें अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसमें अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? ये पहले क्या बने थे? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक। और जो चौथा वाला था कांग्रेस का, ये 4 अधिवेशन आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो चौथा वाला था ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था चौथा वाला अधिवेशन। और ये कब हुआ था? ये 1888 में हुआ था। कब? 1888 में। और इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसमें अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। कौन बने थे? जॉर्ज यूल इसमें अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब। अगर आपसे पूछे कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। तो देख लेते हैं कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला वाला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था। सेकंड वाला अधिवेशन 1886 में कोलकाता में। इसमें दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने। उसके बाद तीसरा वाला जो होता 1887 में मद्रास में, इसमें बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और चौथा वाला जो अधिवेशन है 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसमें अंग्रेज जो थे पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और इसी तरह से आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। खुशी से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, ठीक। खुश रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।